जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वीडियो में जो हम लोगों ने चैप्टर 2 और 3 को 1 और 2 को देखे थे। चलिए अब यहाँ से हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाठ 3 को। तो पाठ 3 का नाम क्या है जी? पाठ 3 का नाम है कर्मवीर। क्या नाम है? कर्मवीर। अब देखिए कर्मवीर क्या है, तो यह एक कविता है। कर्मवीर क्या है, तो यह एक कविता है। अगर इसके रचनाकार की अगर हम लोग बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? कर्मवीर के रचनाकार कौन है? चलिए, तो इसके यदि हम लोग रचनाकार की बात करें तो नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए आइए इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इनका जन्म जो है 15 अप्रैल। कब? 15 अप्रैल इनका जन्म जो है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म जो है 15 अप्रैल 1865 को हुआ था। 15 अप्रैल 1865 को हुआ था। चलिए आगे हम लोग इनके बात करते हैं। रचनाकार की प्रमुख कृतियाँ जो है प्रिय प्रवास है। ठीक है, क्या है? तो प्रिय प्रवास है, चुभते चौपदे, ठीक है, वैदेही वनवास। तो ये सब जो है इनकी कृतियाँ हैं। आइए अब हम लोग तो सीधे सीधे एक बार बात कर लेते हैं कि पाठ 3 का नाम क्या है जी? कर्मवीर है। पाठ 3 का नाम क्या है? तो कर्मवीर है। और कर्मवीर के रचनाकार कौन है? कर्मवीर के लेखक मतलब कवि कौन है? तो कर्मवीर एक कविता है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं हरिऔध है। ठीक है, क्या है? हरिऔध। देखिए कभी कभी ये हरिऔध भी दे देगा तो आप लोग हरिऔध पर भी टिक कर सकते हैं, अन्यथा आपको दे सकता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो ये भी सही है। या कभी कभी सिर्फ और सिर्फ हरिऔध भी दे देगा तो वो भी। आइए इनकी जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। कर्मवीर एक कविता है। अब इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कल के एग्ज़ाम में अभी समय बहुत कम बचे हुए हैं। लगभग मान के चलिए 10 से 12 घंटे का समय है। फिर भी इन कम बचे समय में जो है बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा कर लेते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, किस कविता की पंक्ति है? चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, यह जो है किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखिएगा कर्मवीर की। किसकी है? तो कर्मवीर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? कर्मवीर जो है पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सड़क बना देते हैं। नेक्स्ट है कि सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? कौन मिलते हैं? कर्मवीर मिलते हैं। कर्मवीर कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं। नेक्स्ट है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की ... निर्धारित करती है। क्या? सफलता को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? तो सफलता को निर्धारित करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? तो वीर जो है भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर चंचलता होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट है कि कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? रतन करके दिखा देते हैं। क्या करके दिखा देते हैं? रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा किससे बनता है? तो हीरा जो है कार्बन से बनता है। हीरा किससे बनता है? कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? क्या? सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? तो नदी। क्या बहा देने की बात करता है? तो नदी बहा देने की बात करता है। कौन? कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है?
कौन करता है जी? तो कर्मवीर। कौन? कर्मवीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यह जो प्रस्तुत पंक्ति यानी प्रस्तुत पदांश किस कविता से ली गई है? तो यह कर्मवीर कविता से ली गई है। किस कविता से? कर्मवीर कविता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है? कौन? तो ऑप्शन देगा उसमें आप कर्मवीर पर टिक कीजिएगा। किस पर? कर्मवीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है? तो कर्मवीर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी हरिऔध। तो हरिऔध कहने का मतलब क्या? हरिऔध कहने का मतलब क्या? तो याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी हरिऔध कहने का मतलब क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचित कविता क्या है? कर्मवीर है, यानी कर्मवीर के कवि कौन है? उपाध्याय सिंह। ठीक है, यानी उपाध्याय हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या सिर्फ और सिर्फ हरिऔध भी कह सकते हैं। तो हरिऔध जी हैं कर्मवीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो ... का भी करे सामना। किसका? यानी किसका सामना करे? तो मुसीबत का सामना करे। किसका सामना करे? मुसीबत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर अगर ऑप्शन देगा शेर तो शेर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन शेर देगा तो शेर, यानी शेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, उपर्युक्त दोहा का रचनाकार कौन है? कौन है? शंकर शैलेंद्र है, या हरिऔध है, या नरोत्तम दास है, या मोहम्मद इकबाल है? तो याद रखिएगा हरिऔध है। हरिऔध कहने से मतलब क्या है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? कर्मवीर जी नहीं चुराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर कविता की पंक्ति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम को आरंभ करके यूँ नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है? तो ये भी कर्मवीर कविता की पंक्ति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? ये भी तो कर्मवीर की ही है। तो अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि अगर आप एक बार भी इस वीडियो को एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम दे कर के आने के बाद जो आपको खुशी होगी फिर उसकी दुनिया ही अलग होगी। इसीलिए अभी समय बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना भी चाहिए, है कि नहीं? और जहाँ से कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन को आप देख पाएँ, जिसकी संभावनाएं हैं, इसके लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो आइए इस तरीके से जो है, इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी चैप्टर नंबर जिसका नाम क्या है, पार्ट 4, उसका नाम क्या है जी? बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्हें साधु कहा जाता था। क्यों? इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी रहन सहन जो भी थी एक साधु की ही तरह थे। बाल गोविंद भगत तो एक गृहस्थ थे, लेकिन इनकी रहन सहन जो भी थी सारे के सारे एक साधु महात्मा की तरह थे। ठीक है, तो आइए इस तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 4 को, और इसका नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। क्या नाम है जी? बाल गोविंद भगत। चैप्टर का नाम क्या है?
तो बाल गोविंद भगत पाठ 4 है। ये क्या है? तो ये रेखा चित्र है। क्या है? तो ये रेखा चित्र है। ये क्या है जी? रेखा चित्र है। अगर इसके रचनाकार की अगर हम लोग बात करें तो इसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है, तो आइए इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कबीर को साहब कौन मानते थे? तो कबीर को साहब बाल गोविंद भगत मानते थे। यानी कबीर जी को साहब कौन मानते थे? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? चलिए, तो फागुन तक, यानी फागुन तक चलती थी। कब तक? फागुन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, गीत गाते थे। कौन गीत गाते थे? इस प्रकार के गीत बाल गोविंद भगत गाते थे। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? गाने लगे। क्या करने लगे? गाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटे थे। कितने? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था? सुस्त था। क्या था? सुस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया तो बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया। कब देखा गया? बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी, कैसी थी? बिल्कुल सुशील थी। कैसी थी? बिल्कुल सुशील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? चलिए, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी जी? तो लगभग 60 से ऊपर थी। कितना? 60 से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत क्या थे? क्या थे? गृहस्थ थे। क्या थे बाल गोविंद भगत? तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? तो कबीर यानी साहब के गीतों को गाते थे। किनके? कबीर के यानी साहब के गीतों को गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? तो पतोहू से दिलाई। किससे? पतोहू से। बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है जी? यानी तो रेखा चित्र है। क्या है? तो रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? तो याद रखिएगा, कार्तिक माह में शुरू होती थी। कब? कार्तिक माह में शुरू होती थी। उसी को कार्तिक भी कहा जाता है और फागुन तक चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी क्या कर देती थी? तो शीतल कर देती थी। क्या कर देती थी? शीतल कर देती थी। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? तो साहब के दरबार में ले जाते थे। साहब के यानी कबीर साहब के दरबार में ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? तो काली। किस कलर की? काली। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? तो गाने को कहते हैं, खुशी मनाने को कहते हैं। उनका ऐसा मानना था कि आत्मा जो है परमात्मा से जाकर के मिल गया, इससे खुशी, इससे बड़ा खुशी का बात क्या हो सकता है? इसीलिए गाओ। तो अपने पतोहू को बोलते थे गाने के लिए। बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? तो याद रखिएगा, भाई के साथ, यानी उसके भाई के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे की क्रिया। चलिए, तो यहाँ पर
बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? तो उसके भाई के साथ भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए? तो मायके भेज दिए। मायके समझते हैं आप लोग? मायके भेज दिए। जो नहीं समझते हैं, मतलब देहात में कहा जाता है नैहर, ठीक है। मायके भेज दिए। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी पहनते थे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 4 के बाद में चैप्टर नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम क्या है जी? हुंडरू का झरना। क्या नाम है? हुंडरू का झरना नाम है। यह क्या है? तो हुंडरू का झरना यह एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? तो यानी हुंडरू का झरना, ठीक है। तो यह क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें, इसके लेखक कौन है जी? कामता प्रसाद सिंह। कामता प्रसाद सिंह काम, ठीक है। कामता प्रसाद सिंह काम, ठीक है। तो आइए अब इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 5 के। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा था, यानी 7 गुना। कितना गुना? तो 7 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है जी? तो 14। कितना? 14 मील जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है, छोटा नागपुर है। कौन है? तो छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितना है जी? 13 मील। कितना है? तो 13 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू का पानी ... की तरह चक्कर काटता है, सांप की तरह। किसकी तरह? तो सांप की तरह चक्कर काटता है। रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? 27 मील। कितनी मील? 27 मील, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है? 50 मील। कितना मील? 50 मील आगे आकर के झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितना है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। 243 फीट। कितना? 243 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 फीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात ... संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। तो आदिवासी की। किसकी? आदिवासी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है जी? तो पहाड़ के भी सुंदरता का वर्णन है, नदी की भी सुंदरता का वर्णन है, जंगल की भी सुंदरता का वर्णन है, उपर्युक्त सभी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसे मालूम होता है मानो हम ... के समीप पहुंच गए हैं, यानी देवलोक के समीप। किसके समीप? तो देवलोक के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। क्या है? हुंडरू का जलप्रपात है। क्या है? तो हुंडरू का जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साध्य की पवित्रता या महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान है। जब उसका साधन भी महान हो, और महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। यह जो है किनकी उक्ति है? ऐसा किसने कहा है? तो याद रखिएगा, महान आया है, इसीलिए महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी की यह जो कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो हुंडरू का जलप्रपात में किया गया है। हुंडरू का जलप्रपात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं। किस पाठ से संबंधित है? तो किस पाठ से संबंधित है? हुंडरू का जलप्रपात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है जी? यात्रा वृत्तांत है, जैसे कि हमने आपको बताया भी, यात्रा
वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति माने जाते हैं। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो किसकी है? हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की है, यानी हुंड्रू का जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो याद रखिएगा किसके प्रति, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है। कहाँ है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली है, यानी हुंड्रू का जलप्रपात। ऑप्शन कीजिएगा हुंड्रू का जलप्रपात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल कहाँ है? तो हजारीबाग में है। कहाँ है? तो हजारीबाग में है। तो आज का क्लास यानी इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।